हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। यानी कि इंडिया के दूसरे नेशंस के साथ कैसे रिलेशंस हैं, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करता है इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इंडिया ने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के ही बेसिस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करी है। अब फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की, उसमें स्पेशली इंडिया पीस मेंटेन करने की बात करता है, कोऑपरेट करने की बात करता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसी के बारे में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की ही बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आज के टॉपिक में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। सो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस रेफर टू इंडियाज रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया के रिलेशंस दूसरे देशों के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करता है इंडिया, उसे कहा जाता है इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से, यानी इस चैप्टर की जो मेन हेडिंग है, इस चैप्टर का जो नाम है, इससे हमारा क्या मतलब है कि इंडिया कैसे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है दूसरे नेशंस के साथ। तो उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इट इंक्लूड्स मैटर्स लाइक फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। अब इस पूरे चैप्टर में अगर जब हम एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि फॉरेन पॉलिसी तो आएगी ही आएगी, हमारे रिलेशंस दूसरे देशों के साथ कैसे हैं, तो अपने रिलेशंस मेंटेन करने के लिए हमें काफी सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। दूसरे नेशंस के साथ इंडिया जो है वो पीस मेंटेन करने की कोशिश करता है। अपनी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हमने काफी सारी पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं। ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करने की बात करता है इंडिया। डिप्लोमेसी यानी कि शांति बनाए रखने की, पीसफुल एग्जिस्टेंस हो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सभी देशों का, नेगोशिएशंस हो, इश्यूज जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके पीसफुल नेगोशिएशंस किए जाएं। तो उसको लेकर के इंडिया जो है अपनी बातें रखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है सामने। ट्रेड करता है इंडिया। डिफेंसिव सिस्टम हमने अपना बना रखा है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, तो हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी हाई लेवल की हो कि कोई भी दूसरा नेशन हम पे रूल एस्टैब्लिश ना कर सके। फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही बनी है इंडिया की, इन सभी मैटर्स को ध्यान में रखते हुए। तो इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में आने ही चाहिए, हमारे दिमाग में आने ही चाहिए। फॉरेन रिलेशंस जो है हमारे, इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके टर्म्स पे ही, उन्हीं के बेसिस पे, हमारे रिलेशंस के ही बेसिस पे हमने फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करी है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिचुएशंस थी? आफ्टर 1947 इंडिया फेस्ड मेनी चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, पार्टीशन एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कोल्ड वॉर राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। अब 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी, उसके बाद हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले अपने देश में। जैसे पॉवर्टी यानी गरीबी थी उस वक्त हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट था, अंडर डेवलप्ड नेशन था हमारा। पार्टीशन हुआ, यानी कि 1947 में आजाद होने के साथ साथ इंडिया जो है वो डिवाइड भी हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ और वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान इंडिया के मेन लैंड से अलग होके डिफरेंट नेशन बने। जो आज ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान ही था। तो 1947 में पार्टीशन हुआ है इंडिया का। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें देखने मिले, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं आपस में। अब चाइना जो है, चाइना और इंडिया के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं। चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो पूरी टेरिटरी है उस पे क्लेम करता है, और जम्मू एंड कश्मीर में जो अक्साई चीन वाला एरिया है उस पे क्लेम करता है चाइना। चाइना उसे अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया की ही टेरिटरी है वो रियलिटी में। तो इस वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते हैं, बॉर्डर्स को लेकर के डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं डिफरेंट नेशंस के बीच में। इंडिया जो है उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स किसके साथ चलते हैं? मेनली पाकिस्तान एंड चाइना के साथ। और अब क्योंकि 1945 के बाद से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। यूएसए एंड यूएसएसआर दो पावर ब्लॉक्स हमें देखने को मिले अपने वर्ल्ड में। तो यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में राइवलरी चल रही थी। कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, और इस टाइम पे ज्यादातर जो नेशंस जो इंडिपेंडेंस गेन कर रहे थे, जो देश आजाद होते जा रहे थे कॉलोनियल रूल से, वो सारे देश क्या कर रहे थे? या तो यूएसए के अलाय बन जा रहे थे या फिर यूएसएसआर के अलाय बन जा रहे थे, यानी किसी ना किसी पावर ब्लॉक के साथ जुड़ जा रहे थे। और इंडिया जो है वो ऐसा नहीं चाहता था कि मैं किसी भी पावर ब्लॉक का अलाय बनूं। क्यों? क्योंकि इंडिया को पता था बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली है। अब जब हमें इतनी मुश्किल से आजादी मिली है तो हम दूसरे के अंडर में क्यों काम करें दोबारा से? अगर हम यूएसए के अलाय बन जाते हैं तो यूएसए के कहे अनुसार हमें चलना पड़ेगा, और अगर हम यूएसएसआर के साथ
साथ जुड़ जाते हैं तो यूएसएसआर के ही हिसाब से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सुपीरियर पावर कौन रहेगी, या तो यूएसए या यूएसएसआर। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी खुद की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे, हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ेंगे, और इसे ही कहा गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि इंडिया किसी के भी साथ नहीं जुड़ा, किसी का भी अलाय नहीं बना, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना और अपने प्रिंसिपल्स उसने खुद एस्टैब्लिश किए इंडिया ने। सो इंडिया डिसाइडेड टू फॉलो एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन पीस एंड कॉपरेशन। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया को, आफ्टर इंडिपेंडेंस इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, और इसी की वजह से इंडिया ने, यानी हमारे देश ने ये डिसाइड किया, हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इंडिपेंडेंट नेशन बने रहेंगे, हम पीस एंड कॉपरेशन मेंटेन करेंगे अपनी ही नेशन पे, हम सॉवरेनिटी को फॉलो करेंगे, यानी हमारे देश पे हमारा ही रूल चलेगा, किसी के अंडर में हम काम नहीं करेंगे, हम दोबारा से ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे कि किसी और का रूल हम पे चले, किसी और का रूल हम पे एस्टैब्लिश हो जाए। या तो यूएसए के साथ जुड़ते हैं, यूएसएसआर के साथ जुड़ते हैं, तो वो दोनों जो पावर ब्लॉक्स हैं उनमें से किसी एक का रूल इंडिया पे चलता, उनके कहीं अनुसार हमें चलना पड़ता, उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज, अपने लॉज एंड प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते, लॉज एंड पॉलिसीज बनानी पड़ती। लेकिन अब क्योंकि हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़े हैं तो इसलिए हम एक सॉवरेन नेशन के तौर पे अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे। मेन फीचर्स क्या रहे हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें हमें बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से देखने को मिलते हैं? पहला है नॉन अलाइनमेंट, जो भी हमने डिस्कस किया, इंडिया किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ा, इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे इंडिया उभर के आया। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि हमें शांति मेंटेन करनी है, पीस मेंटेन करनी है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि हम किसी भी कंट्री के साथ कन्फ्लिक्ट्स में नहीं आना चाहते हैं, हम कन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, चाहे अपने देश की बात हो या दूसरे देश की बात हो, सॉवरेनिटी की हम रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि नेशनल लेवल पे अगर कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं तो पूरा अधिकार है उन डिसीजंस को लेने का उस गवर्नमेंट के पास, नेशनल गवर्नमेंट के पास, यानी कि अपनी कंट्री के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ उस कंट्री की मेन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही होना चाहिए। तो इसकी रिस्पेक्ट करता है, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है इंडिया। अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, कॉलोनियलिज्म यानी कि वही जो कॉलोनीज एस्टैब्लिश की जाती हैं तो इसके अपोज में रहता है, इसके अगेंस्ट में रहता है कौन? इंडिया। और साथ ही साथ रेसिज्म यानी कि रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके भी अगेंस्ट में रहते हैं हम। सिर्फ रेसिज्म ही नहीं, हर तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, हर तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटीज है, उसके अगेंस्ट में है इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सपोर्ट वर्ल्ड पीस एंड डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो बड़े बड़े ऐसे वेपन्स हैं, एटम बॉम्ब्स हैं, जिनके थ्रू वर्ल्ड जो है वो खत्म हो सकता है, दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है, ऐसे वेपन्स को लेकर के इंडिया जो है उनके अगेंस्ट में रहता है, उनके यूज के अगेंस्ट में रहता है, तो उसी को कहा जाता है डिसआर्मामेंट। तो डिसआर्मामेंट जो है उसे सपोर्ट करता है इंडिया, यानी कि हम लोग आर्म्स नहीं रखेंगे, वेपन्स का यूज नहीं करेंगे सबसे पहले। देन वर्ल्ड पीस मेंटेन की जाती है। अब हम वेपन्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हम पहले ही वॉर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हाँ, हम पीस मेंटेन कर रहे हैं। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो मेनली पीस एंड कॉपरेशन पर एस्टैब्लिश है। तो इसी पूरे फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप ये पूरा ओवरव्यू आपको समझ में आया है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज इंटरनेशनल कंटेक्स्ट एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, बट क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है इसलिए हम इन्हें एक ही टॉपिक के अंडर में पढ़ने वाले हैं। सो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट का क्या मतलब है? इंटरनेशनल कंटेक्स्ट मीन्स द ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन एंड वर्ल्ड कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज शेप्ड मेनली बाय द कोल्ड वॉर। तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट हम कह सकते हैं इंटरनेशनल सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस जिनकी वजह से एक कंट्री ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक देश अपने फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है, तो उसे कहा गया इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किसने किया है? कोल्ड वॉर ने। कोल्ड वॉर उस टाइम का मेजर इवेंट था जिसके अकॉर्डिंग ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया गया।
तो द कोल्ड वॉर, अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे बनी, किन सब पॉइंट्स पे, प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेन जो प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट किया दैट इज नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद इंडिया ने ही शुरू किया है, उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो द कोल्ड वॉर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पावरफुल ब्लॉक्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। जब वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद वर्ल्ड टू पावरफुल ब्लॉक्स में, टू पावर ब्लॉक्स जो हैं उनमें डिवाइड हो गया। एक तरफ था यूएसए एंड दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए जो है ये कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करता था एंड यूएसएसआर सोशलिस्ट मॉडल को। तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ऑन ग्राउंड कभी वॉर हुई नहीं, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशंस बनी हुई थी दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में, और इसे ही कहा गया कोल्ड वॉर। फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, अब यूएसए एंड यूएसएसआर इनके बीच में डायरेक्ट वॉर तो कभी हुई नहीं, लेकिन इन्होंने अपने अलायंसेस, ग्रुप्स बना के रखे, दूसरे नेशंस के साथ इन्होंने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए। बोथ ब्लॉक्स क्रिएटेड मिलिट्री ग्रुप्स टू स्ट्रेंथन देयर पावर, यानी इन्होंने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए आपस में, कुछ देशों ने मिल करके यूएसए का साथ दिया और कुछ देश जो है, कुछ कंट्रीज जो हैं वो यूएसएसआर की तरफ हो गए। इस टाइप से ग्रुप्स बना लिए गए। फॉर एग्जांपल यूएसए का जो अलाई नेशन है, अगर उस पे हमला होता है तो सारे जो ग्रुप में, सारे जो यूएसए के अलाई हैं, यूएसए की जो पूरा मिलिट्री ग्रुप बना हुआ है उसमें इंक्लूडेड हर एक कंट्री उस एक कंट्री पे हुए हमले का बदला लेगी, रिवेंज लेगी। तो इस टाइप से वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती थी। अलायंसेस बनने के बाद से और ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट हो चुकी थी। ऐसा लगने लगा था कि अब तो वॉर होगी रहेगी, डायरेक्ट वॉर होगी ही। वर्ल्ड वॉर III की सिचुएशंस बन गई थी। यूएसए ने अलायंसेस जो बनाए, यानी यूएसए के जो मिलिट्री ग्रुप्स थे उन्हें कहा गया नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो इज साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटो इज सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूएसएसआर का जो अलायंस बनाया गया था, यूएसएसआर का जो मिलिट्री ग्रुप था वो था वार्सो पैक्ट, यानी अगर इस ग्रुप में से किसी एक देश पे भी हमला होगा तो सारे जो देश हैं वो मिल करके, इस पूरे ग्रुप में जितने भी कंट्रीज हैं, सारे मेंबर नेशंस जो हैं वो मिल करके रिवेंज लेंगी। वॉर इस टाइप से स्टार्ट हो जाएगा। तो वार्सो पैक्ट जो है वो किसका अलायंस है? यूएसएसआर का। वार्सो पैक्ट कब साइन किया गया? 1955 में। इंडिया सिचुएशन इन दिस कंटेक्स्ट, अब कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन ऐसी चल रही थी जहां पर वॉर लाइक सिचुएशंस बनी थी। अब इंडिया ने इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोल्ड वॉर के ही अकॉर्डिंग, अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो मेन प्रिंसिपल है नॉन अलाइनमेंट, उसे अडॉप्ट किया। हमने इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया कोल्ड वॉर के अकॉर्डिंग ही। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 एट द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, 2 साल बाद जाकर ही 1947 में इंडिया आजाद हुआ। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। इंडिया वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, अवॉइड बीइंग कंट्रोल्ड बाय पावरफुल कंट्रीज एंड फोकस ऑन नेशनल डेवलपमेंट। ज्यादातर जो नेशंस थी, ज्यादातर जो कंट्रीज थी, अफ्रीकन और एशियन नेशंस, इस टाइम पे कॉलोनियल रूल से आजाद होने लगी। अब ज्यादातर जो नेशन है, या तो उन्हें यूएसए के साथ जुड़ना पड़ रहा था या यूएसएसआर के साथ, क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं ये चाहते थे कि अगर हम एक पावर ब्लॉक के साथ जुड़ जाएंगे तो ये इन्हें सिक्योरिटी मिल जाएगी, ये सिक्योर फील करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी इनकी इंश्योर हो जाएगी। इस वजह से कुछ देश यूएसए के अलायंस बन गए और कुछ यूएसएसआर के। लेकिन इंडिया चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट रहें, अपने डिसीजंस हम खुद ले सकें, यानी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है इंडिया। इंडिया चाहता था हम सॉवरेन नेशन बने, अपने देश के लिए डिसीजंस हम अपने ही देश में ले सकें, हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो अपने नेशन पे, ना कि किसी और देश का। अवॉइड बीइंग कंट्रोल्ड बाय पावरफुल कंट्रीज, हम यानी कि इंडिया जो है वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरी नेशन, कोई दूसरी कंट्री हम पे अपना रूल एस्टैब्लिश करे। अगर हम यूएसए के अलायंस बन जाते, यूएसए के अलायंस नेशन बन जाते, तो यूएसए के अकॉर्डिंग ही हमें फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती, यूएसए के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता। ऐसे ही अगर हम यूएसएसआर के साथ जुड़ जाते तो यूएसएसआर के कहे अनुसार हमें चलना पड़ता। लेकिन इंडिया चाहता था कि किसी भी नेशन का कंट्रोल हम पे ना हो। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है हमें इस कॉलोनियल रूल से, तो हम इस आजादी को जिए, हम अपने नेशन में अपने फैसले खुद लें। फोकस ऑन नेशनल डेवलपमेंट, हम चाहते थे कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट पे हम अभी फोकस करें, हम इस कोल्ड वॉर में किसी के साथ ना जुड़े, हम वॉर लाइक सिचुएशंस जो चल रही हैं इसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, यानी कि हम वॉर ना करें, पीस मेंटेन करना चाहते थे और अपने नेशन के डेवलपमेंट पे हम मेन फोकस रखना चाहते थे स्टार्टिंग के फेज में। इंडिया जो है वो चाहता था कि हम पीस मेंटेन करें और इसी की वजह से हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। तो
क्योंकि इंडिया चाहता था कि हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पाए, हम इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते थे, इसी वजह से हमने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। सो व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट? इट मींस इंडिया वुड नॉट ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस, यानी कि हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। दैट मींस हम किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ेंगे। हम मिलिट्री अलायंसेस जो बन रहे थे उस टाइम पे, यूएसए के मिलिट्री अलायंस बन रहे थे, यूएसएसआर के अलायंस बन रहे थे, हम उनमें से किसी भी अलायंस के साथ, किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ेंगे। इंडिया वुड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर। लेकिन हाँ, क्योंकि हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं, कॉपरेशन मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, हम यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों के ही साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे। हम किसी के भी साथ अब कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं रहेंगे। इंडिया वुड डिसाइड इट्स फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली, और इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद ही इंडिपेंडेंटली ही हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे और उसे अडॉप्ट करेंगे। यानी इंडिया पे किसी और देश का कंट्रोल नहीं होगा, किसी और देश का रूल एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। हम ऐसा चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि जिस कॉलोनियल रूल से हम निकल के आए हैं, जिसके थ्रू हम जिस कॉलोनियल रूल से हमने इतनी मेहनत करके, इतने स्ट्रगल्स के बाद हमने इंडिपेंडेंस गेन करी है, हम नहीं चाहते थे कि दोबारा से कोई देश हम पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर ले। तो इस वजह से इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, हम किसी भी अलाय नहीं बनेंगे, किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे। नॉन अलाइनमेंट लेटर बिकेम इंटरनेशनल मूवमेंट कॉल्ड नाम। अब नॉन अलाइनमेंट ये पहले पॉलिसी थी जो हमने अडॉप्ट करी, सबसे पहले स्टार्टिंग कर दी इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की, और धीरे धीरे ये इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। काफी सारे देश ऐसे थे जिन्हें एक तरह से इंडिया ने इंस्पायर किया। इंडिया को एज एन इंस्पिरेशन कुछ कंट्रीज देखती थी, जहां पे जो नेशंस इंडिपेंडेंट हो रही थी, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस जो थी, वो चाहते थे कि हम भी इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट नेशन ही बने रहें, सॉवरेनिटी को हम फॉलो करें, हम किसी भी अलाय के साथ जाके, हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ जाके ना जुड़े। तो ऐसे काफी सारे नेशंस थे, और इसी के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे मूवमेंट चला कि हाँ, हमें भी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। काफी सारे देशों ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और इसी मूवमेंट को कहा गया नाम, दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया, इसलिए इसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और नाम कहा गया, जो ऑफिशियली कब स्टार्ट हुआ, 1961 में, आफ्टर बेलग्रेड समिट। ये सिलेबस से बाहर का था, बट अगर ये लिख भी आओगे पेपर में तो कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। नाउ इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ नाम। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया ने ही स्टार्ट किया है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को, सबसे पहले इंडिया ने ही अडॉप्ट किया है, तो जवाहरलाल नेहरू टॉप पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिन्होंने स्टार्टिंग करी है इस पॉलिसी की। देन जोसेफ ब्रोज टीटो जो यूगोस्लाविया से थे, गमाल अब्देल नसीर इजिप्ट से, सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड क्वामे क्रुमा फ्रॉम घाना। तो ये 5 जो लीडर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नाम के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं ये 5 लीडर्स। और ये काफी बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ये लीडर का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, या फिर डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि आप इंपॉर्टेंट लीडर्स जो रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, उनके नाम लिखिए। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, लीडर्स के नाम और किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, 2 टॉपिक हमने पढ़े, पहला इंटरनेशनल कंटेक्स्ट एंड दूसरा द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट यानी कि इंटरनेशनल सिचुएशंस, जिनके अकॉर्डिंग हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है, फॉरेन पॉलिसी बनाई है और उसे अडॉप्ट किया है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? जिस इंटरनेशनल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया गया है, वो क्या है? कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर की वजह से ऐसा बैकग्राउंड बना कि हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है ये अडॉप्ट करी, और इंडिया ने ही नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करने के साथ साथ नया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे, दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो ऑफिशियली कब शुरू हुआ? 1961 में आफ्टर बेलग्रेड समिट। और ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। तो ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, stay consistent. Thank you very much. Hello everyone, this
दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज नेहरूज रोल इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, पूरा ड्राफ्ट तैयार करने में नेहरू जी जो हैं, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और उसी बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के क्या आइडियाज थे हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो जवाहरलाल नेहरू वाज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज इंडियाज फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। अब जवाहरलाल नेहरू जो है, ये तो सबको पता होगा कि वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। दैट मीन्स जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज जो हैं वो बनाते हैं, तो फॉरेन अफेयर्स के साथ डील कौन करते हैं? फॉरेन मिनिस्टर। अब हमें अगर फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन मिनिस्टर ही बनाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर जो है उनकी से ज्यादा मैटर करेगी। अब जवाहरलाल नेहरू क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर थे, साथ ही साथ हेड ऑफ द कंट्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू जो है, इनका इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला। इनके आइडियाज जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हमारे फॉरेन पॉलिसी को। तो जवाहरलाल नेहरू जो है, इनके ही आइडियाज पर बेस्ड है हमारी फॉरेन पॉलिसी। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज आइडियाज। जवाहरलाल नेहरू के जो आइडियाज थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उन्हीं पर बेस्ड है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। और साथ ही साथ जो भी सिचुएशंस वगैरह थी उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे, उसी के अकॉर्डिंग जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्होंने बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में सोच करके, बहुत ज्यादा सोच समझ के, डिबेट्स एंड डिस्कशंस करके, उसके बाद ही उन्होंने ये फॉरेन पॉलिसी जो है इस टाइप से शेप करी कि इंडिया जो है वो सर्वाइव कर पाए एज एन इंडिपेंडेंट नेशन और एज अ डेमोक्रेटिक नेशन, एज द लीडिंग नेशन इंडिया ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए। तो उस हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाई गई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। अब नेहरू के फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जवाहरलाल नेहरू ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उसके हमारे गोल्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के? ही वांटेड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टू बी बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस एंड डिसीजन मेकिंग। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किन सब प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो? इंडिपेंडेंस पर, यानी कि हमने जो इंडिपेंडेंस गेन करी है, कॉलोनियल रूल से हम अभी अभी आजाद हुए हैं, तो हम किसी और सुपर पावर के अंडर क्यों जाएं? हम किसी और देश के अंडर में रह के काम क्यों करें? जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, इतने स्ट्रगल्स के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है, तो क्यों ना हम इस आजादी को जिए, क्यों ना हम खुद ही अपने फैसले लें, डिसीजंस हम खुद ले पाएं। तो सॉवरेनिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जवाहरलाल नेहरू ने। पीस एंड कॉपरेशन, हमें पीस मेंटेन करनी है, शांति बनाए रखनी है। ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स में भी देखा गया है, हमने पीसफुल स्ट्रगल्स किए हैं, हमने बहुत ज्यादा पीसफुल वे में अपने जो भी फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं, हमारे जो स्ट्रगल हमने किए हैं, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, तो वो सब हमने बहुत पीसफुल वे में किया है। तो पीस एंड कॉपरेशन ये स्टार्टिंग से ही, इंडिपेंडेंस से पहले से ही इंडियंस जो है वो फॉलो करते हैं और इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में पीस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है कि हम वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कोशिश करेंगे कि पीस मेंटेन करें और हम कभी भी वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे सबसे पहले, यानी कि स्टार्टिंग हम नहीं करेंगे। इंडिया जो है उसने क्या किया है, एक ऐसी भी पॉलिसी अडॉप्ट करी है, नो फर्स्ट यूज। दैट मीन्स हम लोग फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। अगर कोई सामने वाले देश से हमारे कोई भी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, किसी कंट्री से हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं और अगर वॉर हो भी जाती है, लड़ाई होती है, तो उस वॉर में हम सबसे पहले ऐसे वेपन्स का यूज नहीं करेंगे जिससे डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो। हाँ, लेकिन अगर सामने वाला यूज कर रहा है ऐसे वेपन्स का, खतरनाक वेपन्स का यूज कर रहा है, तो हमारी भी मजबूरी है, हम भी यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले यानी फर्स्टली हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम स्टार्ट नहीं करेंगे वॉर। तो ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भी हमने अडॉप्ट कर रखी है। ये पॉलिसी ये शो करती है, ये इंडिकेट करती है कि कैसे इंडिया जो है वो हमेशा पीस मेंटेन करने की कोशिश करता है, शांति को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़े, यानी कि हम सभी देशों के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, पीस मेंटेन करना चाहते हैं। एंटी कॉलोनियलिज्म, जवाहरलाल नेहरू का कहना ये था कि एंटी कॉलोनियलिज्म यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, जो भी कॉलोनीज हैं, उन्हें आजाद कराने के लिए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे, उन देशों की मदद करेंगे जो कॉलोनी बनी हुई हैं, जिन पे दूसरे देशों का रूल है, ऐसी कॉलोनीज की हम हेल्प करेंगे इंडिपेंडेंस गेन करने में।
यानी कि इंडिया क्या चाहता है कि सॉवरेंटी को हम ज्यादा रिस्पेक्ट करें, सॉवरेंटी जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है इंडिया ने। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है कि अगर कोई और देश है जो गुलाम है, जो कॉलोनी है, तो हम उस देश की हेल्प करेंगे इंडिपेंडेंस गेन करने में। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, यानी कि हम लोगों ने काफी सारी फ्रेंडशिप ट्रीटीज भी साइन करी है इंडिया ने डिफरेंट नेशंस के साथ शांति बनाए रखने के लिए। और चाइना के साथ भी हमने एक अग्रीमेंट साइन किया था, दैट इज पंचशील अग्रीमेंट, जिसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो इन सभी अग्रीमेंट्स के थ्रू क्या पता चलता है कि इंडिया हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहता है दूसरे नेशंस के साथ। और ये सारे किसके आइडियाज थे? जवाहरलाल नेहरू के। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी है, जिसमें हमें ये सब प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, वो किन के आइडियाज पर बेस्ड है? जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज पर। जवाहरलाल नेहरू was the main supporter of the non-alignment policy। जवाहरलाल नेहरू जो है वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के, जो हमने नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। फाउंडिंग मेंबर हम कह सकते हैं वो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का कहना ये था कि हम आजाद हुए हैं तो हम लोग अपने डिसीजंस खुद लेंगे, किसी सुपर पावर ब्लॉक जो है उसके साथ जाके हम नहीं जुड़ेंगे, ना हम यूएसए के अलाय बनेंगे ना यूएसएसआर के। तो इसे कहा गया नॉन अलाइन मूवमेंट। और ये स्टार्ट किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू नॉन अलाइन मूवमेंट, दैट इज नाम के। नेहरूज विजन ऑफ वर्ल्ड पीस। अब वर्ल्ड लेवल पे जो हम ग्लोबल पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर के जवाहरलाल नेहरू का क्या विजन रहा है, क्या ओपिनियन रहा है? नेहरू सपोर्टेड डिसआर्मामेंट। जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया है, दैट इज रिड्यूसिंग वेपन्स। यानी कि हम लोग ऐसा नहीं है कि जो वेपन्स हमारे पास है उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर दें, नहीं, हमने जो वेपन्स बनाए हैं उन्हें हम उतना ही रखेंगे। हम अपने वेपन्स जो है उनकी क्वांटिटी और ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, हम और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऐसी पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी है। और ना ही हम सबसे पहले यूज करेंगे इंडिस्ट्रक्टिव वेपन्स का। जो वेपन्स हैं उनका यूज हम, जैसे एटम बम्स हो गए, न्यूक्लियर बम्स हो गए, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, ऐसे वेपन्स का हम यूज नहीं करेंगे। बट हाँ, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हम कुछ क्वांटिटी जो है, कुछ अमाउंट ऑफ वेपन्स जो है वो बचा के रखेंगे इमरजेंसी के टाइम के लिए, इमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए। तो ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करी है हमने। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें हमने ऐसे प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे हैं। और किसके आइडियाज पर बेस्ड है? जवाहरलाल नेहरू के। अगेन, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें हम पीसफुली सॉल्व करेंगे। कोई भी वॉर्स हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे। स्ट्रेंथनिंग द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएनओ, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या एम है? पीस एंड कॉपरेशन मेंटेन करना। तो यूएनओ क्या करता है? वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो उन्हें पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूएनओ के मेंबर्स। सभी मेंबर नेशंस जो हैं मिलके आपस में सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, या कोई से भी इश्यूज हो, सभी इश्यूज को पीसफुली सॉल्व किया जाता है यूएनओ में। तो एक तरह से इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे यूएनओ को, और इनका ये सपोर्ट ही दर्शाता है कि कैसे हम लोग हमेशा पीस की साइड रहे हैं, कैसे इंडिया ने हमेशा पीसफुल रिलेशंस बनाने की कोशिश करी है, पीस की ही साइड रहते हैं हम, शांति मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा कि जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने कैसे हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया, उनके आइडियाज कैसे थे। अब जवाहरलाल नेहरू जो है उन्हीं के आइडियाज पर बेस्ड हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे एंड पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और इसी वजह से इनके आइडियाज ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनके पास ये पावर थी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बना सकते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है, इनके आइडियाज इतने ज्यादा, इनका एक तरह से ब्रॉड आइडियाज जो है, इन्होंने बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचा, हर एक डायमेंशन के बारे में सोचते हुए इन्होंने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में ये सारे आइडियल्स, ये सारे प्रिंसिपल्स ऐड ऑन किए और इंडिया को इतना ज्यादा अच्छा देश बनाया है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया है जवाहरलाल नेहरू के प्रिंसिपल्स ने। तो ये सब हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone.
everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। कौन से दो कैंप्स? जो दो सुपर पावर्स थे, जो पावर ब्लॉक्स थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, यूएसए एंड यूएसएसआर, उनसे हमने क्यों डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, इंडिया क्यों किसी का भी अलाय नहीं बना, किसी भी सुपर पावर के साथ हम क्यों नहीं जुड़े, तो उसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही कोल्ड वॉर, नॉन अलाइन मूवमेंट ये सब पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम इन ब्रीफ आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने डिस्टेंस क्यों मेंटेन करी इन दोनों सुपर पावर से। इंडिया डिसाइडेड टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ पावर ब्लॉक्स। दिस डिसीजन बिकेम द बेस ऑफ इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। अब इंडिया जो है, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, तब क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था तो दो सुपर पावर्स थी, और उस टाइम पे 1945 के बाद, जब से कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद से जो भी कंट्रीज आजाद हो रही थी, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस जो थे, वो या तो यूएसए के अलाय बन जा रहे थे या फिर यूएसएसआर के, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम अगर इंडिपेंडेंट नेशन बन गए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी सुपर पावर के साथ जुड़े रहेंगे, अगर हम अलाय बन जाएंगे या तो यूएसए के या यूएसएसआर के, तो हमें एक तरह से सिक्योरिटी मिलेगी। तो इस सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ही ज्यादातर जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, वो या तो यूएसए के अलाय बन जाते थे या फिर यूएसएसआर के। लेकिन इंडिया जो है, जब इंडिया आजाद हुआ तो हमने डिसाइड किया, हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे। हम अभी अभी ब्रिटिशर्स के रूल से अभी अभी आजाद हुए हैं, अब हम किसी और देश के अंडर में काम नहीं करेंगे, अब हम किसी और कंट्री का रूल अपने ऊपर एस्टैब्लिश नहीं होने देंगे, हम इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे और सॉवरेन नेशन बनेंगे। तो उस पे हमारे लीडर्स का मेन फोकस रहा, जिसकी वजह से इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करी, यानी कि हम किसी के भी अलाय नहीं बने, ना यूएसए के साथ जुड़े ना यूएसएसआर के साथ, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। और इसी तरह इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट, दैट इज नाम, स्टार्ट कर दिया, ये इंटरनेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जो ऑफिशियली कब स्टार्ट हुआ? 1961 में। और इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे? 5 मेंबर्स थे, डिफरेंट नेशन से बिलोंग करते थे, जिनमें से एक तो इंडिया के ही थे, जवाहरलाल नेहरू, और बाकियों के नाम आप कमेंट में लिखना। नाउ व्हाई डिड इंडिया मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम बोथ कैंप्स? अब सवाल ये है कि इंडिया ने क्यों डिस्टेंस मेंटेन किया इन दोनों कैंप से? हम भी तो जुड़ सकते थे किसी ना किसी कैंप के साथ, यूएसए के साथ या यूएसएसआर के साथ, हम भी तो जुड़ सकते थे, हमें भी तो सिक्योरिटी मिल सकती थी, हो सकता था हमारा डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हो जाता स्टार्टिंग के ही फेज में। आज हम चाइना से भी आगे होते, लेकिन हम क्यों नहीं जुड़े इन दोनों पावर ब्लॉक्स के साथ? बिकॉज वी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम आजाद रहना चाहते थे, आजादी की कीमत हमें पता थी। हम लोग कॉलोनियल रूल जो हम पे चल रहा था, उससे हमें बड़ी मुश्किल से आजादी मिली थी, तो हम जानते थे कि इंडिपेंडेंस की क्या कीमत है, और इसी वजह से इंडिया चाहता था कि हम एक सॉवरेन नेशन बने, हम इंडिपेंडेंट रहें, हम अपने फैसले खुद ले सके, डिसीजन मेकिंग में हम इंडिपेंडेंट रहें। और अगर हम किसी के अलाय बन जाते हैं, यूएसए या यूएसएसआर के अलाय बन जाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम कोल्ड वॉर का पार्ट बन जाएंगे, हमारा फोकस जो है वो वॉर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और हम चाहते थे कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, डिस्प्यूट्स, इनसे दूर रहें, हम अपने नेशन के डेवलपमेंट पे अपना मेन फोकस रखें। तो इसीलिए हमने आजाद रहना, इंडिपेंडेंट रहना चूज किया, और इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, किसी का अलाय नहीं बना। इंडिया डिड नॉट ट्रीट द यूएसए और यूएसएसआर एज एनिमीज, इंस्टेड इंडिया मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बोथ। अब ऐसा नहीं है हम किसी अलाय नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन मानते थे यूएसए एंड यूएसएसआर को। हमने बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रखे हैं, इंडिया जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रखे हैं हमने दोनों ही ब्लॉक्स के साथ, यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों के ही साथ हमने काफी फ्रेंडली रिलेशंस रखे हैं। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे हमारे थोड़े बहुत जो हमें बायसनेस है वो देखने को मिली टुवर्ड्स यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर एंड इंडिया के जो रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। यूएसए से ज्यादा हमारा झुकाव किस तरफ था? हमारे जो ज्यादातर अच्छे रिलेशंस जो थे, यूएसए से ज्यादा अच्छे रिलेशंस हमारे यूएसएसआर के साथ थे। एक्सेप्टेड हेल्प फ्रॉम बोथ साइड्स व्हेन नीडेड, और जब हमें जरूरत थी तो हमने दोनों ही साइड से हेल्प एक्सेप्ट करी, हमने दोनों ही साइड से, यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों की ही हेल्प हमने एक्सेप्ट करी। यानी कि जैसे हमें पता है इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, अंडर डेवलप्ड नेशन था इंडिया, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल टर्म्स में भी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के टर्म्स में भी हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे। उस टाइम पे जो यूएसए है उसने हेल्प करी थी, यूएसए से हम फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाते थे। और रही बात हमारे सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट की, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा यूएसए
यूएसएसआर का। तो यूएस एंड यूएसएसआर दोनों ने ही हेल्प करी है इंडिया की जब हमें जरूरत थी। तो इससे पता चलता है कि इंडिया जो है वो यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों को ही अपना फ्रेंड मानता था। हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जुड़े, किसी के भी अलाय नहीं बने, लेकिन फिर भी हमने दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे। एडवांटेज ऑफ स्टेइंग अवे, अब हम जो इन दोनों पावर ब्लॉक से दूर थे, हम इस पूरे कोल्ड वॉर सिचुएशन से ही अलग हटके इंडिपेंडेंट नेशन बना चुके थे अपना। तो इसके फायदे क्या हुए, क्या एडवांटेजेस थे? द पॉलिसी हेल्प्ड इंडिया टू मेंटेन पीस, ये जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी नॉन अलाइनमेंट की, इसकी वजह से हम लोग पीस एस्टैब्लिश कर पाए। अगर हम लोग अलाय बन जाते यूएसए एंड यूएसएसआर के, तो हम कोल्ड वॉर का पार्ट बन जाते, और वॉर जो है उसके अगेंस्ट में रहते हैं हमेशा इंडियंस। तो इंडिया जो है वो हमेशा वॉर के अगेंस्ट में रहता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें लिखा हुआ है कि हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं। तो पीस मेंटेन करने के लिए ही, शांति बनाए रखने के लिए ही हमने क्या किया, इस कोल्ड वॉर से हम दूर रहे और हमने क्या किया, पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। हम लोग इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए। गेन रिस्पेक्ट अमंग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, और हमारी इसी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की ही वजह से इंडिया जो है वो एक तरह से, इंडिया ने एज एन इंस्पिरेशन काम किया न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए। और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस जो नए नए देश आजाद हो रहे थे उस टाइम पीरियड पे, उनके लिए इंडिया जो है वो इंस्पिरेशन बन गया। इंडिया जो है उसे अमंग यानी कि विद इन न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली। बिकम अ लीडर ऑफ डेवलपिंग नेशन, आज भी अगर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो सबसे पहला नाम इंडिया का ही आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ऐसे रिलेशंस मेंटेन करे हैं, ऐसी पॉलिसीज अपनाई हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत हाई लेवल की है। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया जो है वो बहुत मायने रखता है। डेवलपिंग नेशंस में इंडिया सबसे टॉप पे चलता है इंडिया की पॉलिसीज की वजह से। और इंडिया जो है उसने अपनी ये पोजीशन बनाई अपने प्रिंसिपल्स की वजह से। हमने जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं, जो पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं, हम पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वॉर से हम दूर रहते हैं, नो फर्स्ट यूज ये वाली पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी। काफी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट करे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, जिसकी वजह से हमारे काफी फ्रेंडली रिलेशंस हैं, काफी फ्रेंडली टाइज हैं दूसरे नेशंस के साथ। और इसी वजह से इंडिया जो है एक तरह से ये वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में आता है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि क्यों हमने इन दोनों कैंप से, दोनों सुपर पावर से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करी, डिस्टेंस हमने मेंटेन किया। तो इसके बारे में हमने आज के टॉपिक में पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज एफ्रो एशियन यूनिटी। अब अफ्रीकन और एशियन नेशंस के बीच में, स्पेशली न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस जो थे, उन्होंने अपने इश्यूज से ओवरकम करने के लिए, प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए एकजुट होने की कोशिश करी। कलेक्टिवली उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी यूएनओ में एंड डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और वो नेशंस भी डेवलप कर सके। तो जब एशियन और अफ्रीकन नेशंस ने साथ में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करी और कलेक्टिवली उन्होंने एक तरह से कोऑपरेट करना स्टार्ट किया डिफरेंट डायमेंशंस में, तो उसी को कहा जाता है एफ्रो एशियन यूनिटी। अब ये एफ्रो एशियन यूनिटी कैसे एस्टैब्लिश करी गई, उसी के बारे में हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसी की बैकग्राउंड स्टोरी आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सो एफ्रो एशियन यूनिटी रेफर्स टू द आइडिया ऑफ सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, स्पेशली न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। अब एफ्रो एशियन यूनिटी, इस टर्म का क्या मतलब है कि हम सॉलिडारिटी यानी कि यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं, हम यूनाइटेड कर रहे हैं सारे एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस को, स्पेशली न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, ऐसे नेशंस जो काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट और दूसरी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स जो कंट्रीज फेस कर रही हैं न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, उन सभी देशों ने साथ में मिलकर कोऑपरेट करना स्टार्ट किया। एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, अपनी वॉइस रेज करी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड हुई ये सारी कंट्रीज, और इसी को कहा जाता है एफ्रो एशियन यूनिटी। अब इन सभी नेशंस को यूनाइट कैसे किया गया, कैसे इनके बीच में सॉलिडारिटी कैसे लाई गई, इन्हें एकजुट कैसे किया गया, तो बैकग्राउंड स्टोरी कैसे है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II many countries in Asia and Africa gained
गेन्ड इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, और उसके बाद जाकर के जितने भी नेशंस इंडिपेंडेंट हुए, जितने भी देश आजाद हुए कॉलोनियल रूल से, अफ्रीकन और एशियन नेशंस, मेनली ये सब नेशंस कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की एंड डिफरेंट यूरोपियन नेशंस की, अमेरिकन की। तो ये सारे जो अफ्रीकन और एशियन नेशंस जो पहले कॉलोनी हुआ करते थे, वो सारे नेशंस धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। अब काफी सारे नेशंस जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो इंडिपेंडेंस तो वो गेन कर रहे थे, आजाद तो हो रहे थे, लेकिन इन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी इन सभी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस में। अब काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जो अभी हमने डिस्कस किए। पॉवर्टी देखी हमने, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, कुछ भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था इन कंट्रीज में। कोई भी सिस्टम प्रॉपरली यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं किया गया था जिन कंट्रीज में, जो कंट्रीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस कर रही थी, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, उन सभी को यूनाइटेड किया गया, इन सभी देशों को एकजुट किया गया और इन्होंने साथ में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी स्टार्ट करी। तो ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। सो दीज कंट्रीज फेल्ट द नीड टू सपोर्ट ईच अदर। अब इन्हें लगा कि हम सबकी ही प्रॉब्लम्स लगभग एक जैसी हैं, सेम प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिलके कोऑपरेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम सभी का डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। तो इंडिया का क्या रोल रहा है अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को यूनाइट करने में? इंडिया बिलीव दैट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस शुड कोऑपरेट। अब इंडिया का मानना ये था कि एशियन और अफ्रीकन नेशंस को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, सारी इंस्टेबिलिटीज खत्म करने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस को साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। यूनिटी वुड स्ट्रेंथन देयर वॉइस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अगर ये यूनाइटेड रहेंगी, सारी नेशंस एकजुट रहेंगी। अब अगर कोई भी अंडर डेवलप्ड नेशन है, जैसे यूएनओ इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएनओ जो है, यहाँ पे सारे नेशंस जो हैं, वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द नेशंस यूएनओ के पार्ट हैं। तो यूएनओ में जितने भी मेंबर नेशंस हैं, इनमें भी हमें कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिल जाती है टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशंस। कह सकते हैं कि भले ही हर किसी से उनका ओपिनियन मांगा जाए, हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पे, सभी के ओपिनियंस लिए जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकलता है, जो आउटकम निकलता है, जो फाइनल डिसीजन होता है, वो डेवलप्ड नेशंस के टुवर्ड्स हमें इशारा करता है, यानी डेवलप्ड नेशन जो है उनके फेवर में रिजल्ट्स निकलते हैं ज्यादातर। तो कहीं ना कहीं हमें बायसनेस देखने को मिल जाती है टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशंस, और अंडर डेवलप्ड नेशंस जो है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो अंडर डेवलप्ड नेशन, अगर हर एक नेशन अलग अलग डिमांड रखेगा, अपने आप को डिफरेंट नेशन के तौर पे वो रिप्रेजेंट करेगा, तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये सारे अंडर डेवलप्ड नेशंस यूनाइटेड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाएंगे, इनमें हमें यूनिटी देखने को मिलेगी। अगर सारे नेशंस एकजुट हो जाएंगे और मिलके अपनी वॉइस रेज करेंगे, प्रॉब्लम्स रेज करेंगे, तो हो सकता है कि इनके प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं। तो इसीलिए अगर यूनिटी रहेगी, इंडिया का कहना है कि अगर यूनिटी रहेगी एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस में, तो अंडर डेवलप्ड नेशंस की भी बात सुनी जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और इनकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट किए जाएंगे। बांदुंग कॉन्फ्रेंस। अब बांदुंग कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में इंडोनेशिया में। द बिगेस्ट स्टेप टुवर्ड्स एफ्रो एशियन यूनिटी। इंडोनेशिया में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग जो है, एक तरह से इस मीटिंग के थ्रू एफ्रो एशियन यूनिटी को और ज्यादा मजबूत किया गया, स्ट्रेंथन अप किया गया। अटेंडेड बाय 29 नेशंस, 29 नेशंस थे, अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस ही थे, न्यूली इंडिपेंडेंट एफ्रो एशियन नेशंस थे। प्रमोटेड पीस एंड कोऑपरेशन। अगेन, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, एक मोटिव जरूर हमें देखने को मिलेगा, उनका एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, दैट इज पीस मेंटेन करनी है सभी को, और आपस में कोऑपरेट करना है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहिए सभी को। तो इस कॉन्फ्रेंस में भी एफ्रो एशियन नेशंस के बीच में पीस मेंटेन करने की बात की गई और इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने की डिमांड की गई। अपोज कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म। अब जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, एफ्रो एशियन नेशंस के बीच में जो हम यूनिटी लाने की बात कर रहे हैं, वो सभी नेशंस क्या चाहते थे कि दोबारा से ये कॉलोनियलिज्म ना आए, यानी कि हम फिर से किसी की कॉलोनी ना बने। अब आजादी मिली है, जिन लोगों ने फेस किया है कॉलोनियल रूल, जिन कंट्रीज ने फेस किया है, सिर्फ वही कंट्रीज जानती है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम किसी के अंडर में रहते हैं, तो किसी के गुलाम रहते हैं, तो कैसा लगता है, ये सिर्फ वही कंट्रीज जानती हैं जो कॉलोनीज बनी थी। तो कॉलोनियलिज्म को ये सारी कंट्रीज अपोज करती हैं, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में है। एंड रेसिज्म, यानी कि स्किन कलर के बेसिस पे या
डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के बेसिस पे जो भी इनइक्वालिटीज होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे खत्म करने की बात करती हैं ये एफ्रो एशियन नेशंस। तो एफ्रो एशियन नेशंस के बीच में यूनिटी कैसे लाई गई? सबसे पहली बात, बांतुंग कॉन्फ्रेंस जब हुआ 1955 में, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये जो मीटिंग थी, इसके बाद से एफ्रो एशियन यूनिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। इस कॉन्फ्रेंस से ही एक तरह से इन सभी नेशंस को यूनाइटेड किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये इंडोनेशिया में हुई। 29 स्टेट्स ने, 29 नेशंस ने इन्हें इस मीटिंग को ज्वाइन किया। 29 नेशंस जो है इन्होंने अटेंड किया है इस मीटिंग को। मेनली कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में बात करी है इन सभी नेशंस ने, पीस मेंटेन करने की बात करी है और कॉपरेशन की डिमांड रखी है सभी नेशंस ने। एफ्रो एशियन नेशंस का बैकग्राउंड क्या था? एफ्रो एशियन नेशंस जो हैं इनके आजाद होने के बाद इन्होंने काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी और इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और इस पे लेकर के इंडिया का क्या कहना था, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज पीस एंड कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना। अब चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट्स तो बहुत हैं, पर पीस है कि नहीं वो पता नहीं। आज के टाइम में तो पीस नहीं है, लेकिन हाँ पहले हुआ करती थी। पहले हमने पीस एस्टैब्लिश करी थी। पहले चाइना के साथ इंडिया के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे। सो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना है, जो आजाद हुआ 1949 में। और आज के टाइम पे जो ताइवान है, जो आइलैंड नेशन है ताइवान, तो ये कहलाया जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेनलैंड चाइना है एंड ताइवान इज नोन एज रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इंडिया ऐसे पहले देशों में से था जिसने चाइना को, इंडिपेंडेंट चाइना को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। नेहरू बिलीव दैट बोथ कंट्रीज शुड कोऑपरेट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अब जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इनका कहना ये था कि अगर हमें पीस मेंटेन करनी है इस रीजन में, यानी कि रीजनल पीस हमें मेंटेन करनी है, तो हमें क्या करना होगा? चाइना के साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं, जो हम पढ़ के आए हैं कि हाँ इंडिया जो है हमेशा पीस मेंटेन करने की बात करता है, कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करता है, तो इंडिया ने, यानी कि जो हमारे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका मानना ये था कि अगर हम शांति बनाए रखना चाहते हैं एशिया में, इस पूरे रीजन में, तो इंडिया एंड चाइना दोनों देशों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा डिफरेंट टर्म्स में। इन 1954 इंडिया एंड चाइना साइंड एन एग्रीमेंट बेस्ड ऑन पंचशील, आल्सो नोन एज 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब इसी के वजह से पीस मेंटेन करने के लिए ही 1954 में पंचशील अग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया एंड चाइना के बीच में। अब पंचशील अग्रीमेंट क्या है? इसमें 5 प्रिंसिपल्स लिखे हैं पीस मेंटेन करने के लिए। इंडिया एंड चाइना के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ, पंचशील अग्रीमेंट, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं जो दोनों नेशन को फॉलो करना था। पंचशील अग्रीमेंट में क्या लिखा है? कौन से 5 प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि इंडिया जो है वो चाइना के इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा और चाइना इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी, यानी कि हम डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो हम इसे सॉवरेन नेशन कहेंगे। हमारे देश में हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। कोई बाहर का इंसान, कोई बाहर के नेशन का कोई भी पर्सन हमारे बनाए हुए लॉज एंड पॉलिसीज में, नेशनल लॉज एंड पॉलिसीज जो बन रहे हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि जब एक नेशन अपने फैसले खुद ले रहा है, डिसीजंस खुद ले रहा है, तो वो नेशन कहलाया जाता है सॉवरेन नेशन। तो सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, इंडिया एंड चाइना दोनों ही एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि टेरिटरीज की रिस्पेक्ट करेंगे। एक दूसरे के लिए टेरिटरी को लेकर के इनमें डिस्प्यूट्स नहीं रहेंगे। ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स आज चलते हैं, टेरिटरी को ही लेकर के डिस्प्यूट्स चलते हैं। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, यानी कि नॉन अग्रेशन वाली पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे। कोई भी जो कंट्री है वो एक दूसरे के टुवर्ड्स अग्रेसिव एक्शंस नहीं लेगा, वॉर स्टार्ट नहीं करेगा, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इंडिया एंड चाइना दोनों ही। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, जो इंटरनल अफेयर्स हैं, अगर आपको आपके नेशन के लिए कोई भी लॉज पॉलिसीज बनानी है, आपके नेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड या कुछ भी आपके नेशनल लेवल के जो भी आप लॉज पॉलिसीज बना रहे हो, तो आपके नेशंस के डिसीजंस आप खुद लोगे। आप बाहर, यानी कि अगर इंडिया की हम बात करें तो चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, एंड इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा
चाइना के अफेयर्स में। तो इस टाइप के कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि ये दोनों ही कंट्रीज इंडिया एंड चाइना जो है म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि ये दोनों कंट्रीज हर एक फील्ड में जितना हो सके उतना कोऑपरेट करेंगे और पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड के टर्म्स में भी ये दोनों कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगे, ट्रेड रिलेशंस भी सेटअप करेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वही बात है, पीस मेंटेन करनी है, शांति बनाए रखेंगे, इस एरिया में कोई भी कंफ्लिक्ट्स अराइज ना हो, इंडिया एंड चाइना के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट्स अराइज ना हो, और अगर कोई कंफ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो उन्हें पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो ये 5 प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे पंचशील अग्रीमेंट में, जो साइन किया है इंडिया एंड चाइना ने कब, 1954 में। लेकिन अब ये पंचशील अग्रीमेंट के जितने भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिखे हैं, 5 प्रिंसिपल्स लिखे हैं, आज के टाइम पे फॉलो नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही है, इंडिया जो है उसने सबसे पहले ये एक प्रिंसिपल जो है उसे फॉलो नहीं किया। इंडिया की वजह से ही हम कह सकते हैं इंडिया ने, क्योंकि इनमें से एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, एक तरह से चाइना के इंटरनल अफेयर्स में हमने इंटरफेयर किया, इसी की वजह से ये रिलेशंस धीरे धीरे बिगड़ने लगे। लेकिन जो हमने इंटरफेयर किया था वो भी हमने एक तरह से गलत नहीं था, ये इंटरफेरेंस हमारा गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, रेफ्यूजी को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे। This agreement was the symbol of friendship and peace between India and China. अब ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, पंचशील अग्रीमेंट, ये एक तरह से पीस मेंटेन करने का, इंडिया एंड चाइना के बीच में पीस मेंटेन करने का एक जरिया था। पंचशील अग्रीमेंट जो है एक तरह से ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया एंड चाइना के फ्रेंडली रिलेशंस को, जो पहले अर्ली टाइम पीरियड में हुआ करते थे, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे 1950s में जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस थे उन्हें शो करता है कौन, पंचशील अग्रीमेंट। हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन भी चला था 1950s में, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ हिंदी चीनी भाई भाई ये स्लोगन। मेन कॉजेज ऑफ कंफ्लिक्ट, लेकिन अब धीरे धीरे कंफ्लिक्ट्स अराइज हुए, जिनमें से सबसे पहला मेन रीजन क्या था, कंफ्लिक्ट स्टार्ट कहां से हुए, तिब्बत इश्यू से। In 1950, China took control over Tibet. India was concerned because Tibet was the buffer zone between China and India. तो चाइना जो है उसने 1950 में जो तिब्बत है उसे एनेक्स कर लिया, उसे कॉन्कर कर लिया। तिब्बत पहले अलग नेशन हुआ करता था, जहाँ पे मेनली बुद्धिज्म को लोग फॉलो किया करते थे, मॉन्क्स रहा करते थे मेनली। तो तिब्बत वाला एरिया जो है ये अलग नेशन था, और तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच में था, यानी कि चाइनीज टेरिटरी एंड इंडियन टेरिटरी को बिल्कुल अलग रखता था तिब्बत। अब तिब्बत को कॉन्कर कर लिया चाइना ने, यानी तिब्बत पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया चाइना ने। उसके बाद से इंडिया जो है, यानी हम लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। हाँ, हमें एक तरह से इंडिया जो है उसे ये लगने लगा, हमारे लीडर्स को लगने लगा कि कहीं ना कहीं चाइना जो है, जैसे उसने तिब्बत को कॉन्कर कर लिया, हो सकता है कि इंडिया के भी बॉर्डर्स को क्लेम करे चाइना, जो आज करता भी है। एक्साई चीन वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, उसे क्लेम करता है चाइना, अपनी टेरिटरी बताता है। तो ऐसा अब कंसर्न बढ़ने लगा। अब जो हमारे लीडर्स थे उन्हें लगने लगा कि हो सकता है कि फ्यूचर में चाइना जो है, चाइनीज आर्मी जो है वो अग्रेसिव हो जाए टुवर्ड्स इंडियन आर्मी, एंड इंडिया में वो अंदर इंट्रूड भी कर सकते थे। तो इसको लेकर के जो इंडिया एंड चाइना है उनके बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हुए, और साथ ही साथ जो भी तिब्बत को लेके इशू वगैरह चला था, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो तिब्बत इशू को ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तब हम उसमें जानेंगे कि कैसे वहां से दलाई लामा भाग के आए और यहाँ पे इंडिया ने उन्हें शरण दी, कह सकते हैं। इंडिया जो है उन्होंने दलाई लामा को प्रोटेक्ट किया, और इसी की वजह से चाइना जो है वो नाराज हो गया इंडिया से, और इंडिया एंड चाइना के बीच में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स राइज हुए। और इस कन्फ्लिक्ट का मेन आउटकम क्या निकला, बहुत डिवास्टेटिंग रिजल्ट निकला, दैट इज 1962 वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में 1962 में वॉर हुआ, और ये सब क्यों हुआ, इसी तिब्बत इश्यू की वजह से। तो सेकेंड जो हमारा एक तरह से कॉज रहा है कन्फ्लिक्ट्स का, वो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स। Now next cause is border disputes. Border disputes भी arise होते रहते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंडिया एंड चाइना had disagreements over the boundary in अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चीन वाला एरिया जो जम्मू कश्मीर में, स्पेशली लद्दाख रीजन में जो एरिया है अक्साई चीन वाला एरिया, उस टेरिटरी पे क्लेम करता है चाइना। चाइना कहता है कि वो चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है, बट इन रियलिटी वो स्टार्टिंग से ही इंडियन टेरिटरी का पार्ट रहा है अक्साई चीन वाला एरिया। देन हमारा अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है
हमारा अरुणाचल प्रदेश, उस पूरे स्टेट को क्लेम करता है चाइना, अपनी टेरिटरी मानता है चाइना। उसका कहना है कि पूरा स्टेट जो है वो चाइना के ही अंडर में आता है, जबकि रियलिटी क्या है अगेन कि इंडिया का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां पे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में, बॉर्डर्स को लेके कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में, स्पेशली अक्साई चीन को लेके एंड अरुणाचल प्रदेश को लेके। चाइना क्लेम दीज एरियाज लीडिंग टू टेंशंस। अब चाइना जो है वो इन एरियाज को क्लेम करता है, अपनी टेरिटरी बताता है, और इसी को लेके टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में। ऐसा काफी बार हुआ है कि बॉर्डर्स को लेके ही डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी के वजह से 1962 में वॉर भी हुई इंडिया एंड चाइना के बीच में। The 1962 war. The tensions finally resulted in the Sino-Indian War of 1962. अब सबसे पहले तिब्बत इश्यू जो हुआ, जहां पे चाइना ने तिब्बत को कॉन्कर करा। तिब्बतियंस जो थे वो नहीं चाहते थे चाइना के साथ जुड़ना, और इंडिया ने क्या किया, तिब्बत का साथ दिया। इंडिया भी चाहता था, इंडिया जो है उसने तिब्बत को सपोर्ट किया। अब क्योंकि ये इंटरनल अफेयर हो गया, चाइना किस एरिया पे क्लेम करना चाहता है, किस एरिया को कॉन्कर करना चाहता है, वो चाइना का अपना मैटर है, चाइना का इंटरनल अफेयर है चाइना, और हमने उसके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर किया इंडिया ने। इसका मतलब क्या है, हमने जो 5 प्रिंसिपल्स थे, पंचशील अग्रीमेंट के जो 5 प्रिंसिपल्स थे, उनमें से एक प्रिंसिपल को हमने तोड़ा, उसके एक प्रिंसिपल को हमने फॉलो नहीं किया। नॉन इंटरफेरेंस वाला जो हमारा प्रिंसिपल था उसे इंडिया ने फॉलो नहीं किया। चाइना के इस इंटरनल अफेयर में जो चाइना कॉन्कर करना चाहता था, एनेक्सेशन जो कर रहा था तिब्बत का, तो उसको लेके इंडिया जो है उसने तिब्बत को सपोर्ट किया और दलाई लामा को असाइलम प्रोवाइड किया। तो इसकी वजह से ही चाइना नाराज था इंडिया से, और इसी की वजह से चाइना ने क्या किया, जब इंडिया ने 5 प्रिंसिपल्स में से एक को फॉलो नहीं किया, तो चाइना ने भी धीरे धीरे सारे जो अग्रीमेंट के जो लॉज थे, सारे जो प्रिंसिपल्स थे, उन्हें चाइना ने तोड़ना स्टार्ट किया। उन सभी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में चाइना चला गया। हम कह सकते हैं कि इसके बाद ही टेंशंस क्रिएट होती चली गई, और यही मेन रीजन रहा है 1962 के वॉर का। चाइना जो है टेरिटरीज को क्लेम करता है, जबकि ये भी लिखा है कि हम एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे, पंचशील अग्रीमेंट में ये भी प्रिंसिपल लिखा था, बट चाइना ने क्या किया, टेरिटरीज की रिस्पेक्ट नहीं करी, हमारी टेरिटरीज को चाइना क्लेम करता है। तो चाइना क्या कर रहा है, अब चाइना भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता चला गया इंडियन बॉर्डर्स पे, और इसी की वजह से 1962 में वॉर हुई, सीनो इंडियन वॉर 1962 में हुई। अब इस वॉर के क्या की पॉइंट्स थे, चाइना अटैक्ड इंडिया इन बॉर्डर एरियाज। जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पे कभी सोचा ही नहीं था कि इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर होगी। हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन बहुत पॉपुलर था, माना जाता था कि ये दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत गहरी है, दोनों नेशंस के बीच में। तो ऐसा माना जाता था कि इंडिया एंड चाइना के बीच में कभी वॉर होगी नहीं, इसलिए कभी भी इंडियन आर्मी वहां पे ज्यादा बड़ी आर्मी जो है वहां नहीं रखी गई चाइनीज बॉर्डर के तरफ। पाकिस्तान बॉर्डर्स जो है वहां पे हमने इंडियन आर्मी मेंटेन करी थी, बट चाइनीज बॉर्डर की साइड हमने इंडियन आर्मी ज्यादातर सोल्जर्स जो है वो रिक्रूट नहीं करे थे, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई 1962 के वॉर में, और इंडिया जो है उसकी हार हुई, इंडिया की डिफीट हुई, यानी इंडिया जो है 1962 में जो वॉर हुआ चाइना के साथ उसमें इंडिया हार गया। दिस वॉर एंडेड द आइडिया ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई, और ये जो वॉर हुई थी इसके बाद जो हिंदी चीनी भाई भाई वाला स्लोगन था, एक तरह से इसका अब कोई महत्व नहीं रह गया। अब इस स्लोगन को कोई मानता नहीं था। क्यों? क्योंकि टेंशन इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, इतने बहुत बड़ी वॉर हुई थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो कभी सोचा नहीं था। ऐसी चीज हुई थी, अनएक्सपेक्टेड थिंग थी ये, कि इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर हो रही है, जहां पे हम लोग समझते थे, नेहरू जी को इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आपने सोचा था कि चाइना जो है इसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो चाइना कभी हम पे अटैक करेगा नहीं, और आपने वहां पे मिलिट्री जो है वो रिक्रूट नहीं करी, और इसी की वजह से क्या हुआ है, इंडिया की आज हार हुई है, इस वॉर में इंडिया हार गया है। नेहरू जी को इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अब ये वॉर जो हुई उसके बाद से ये जो स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ था ना, ये स्लोगन की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। इफेक्ट्स क्या थे वॉर के, रिजल्ट्स क्या निकले, इंडिया इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग। अब इंडिया को लगा कि हाँ, अब वॉर कभी भी हो सकती है, दोबारा भी वॉर हो सकती है, दोबारा से हम ना हारे, हमारा उतना लॉस ना हो, उसके लिए हमने क्या किया, अपने डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। डिफेंस रिलेटेड वेपन्स वगैरह हो गए, या डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हमें चाहिए, डिफेंस डिपार्टमेंट में हमने ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करने स्टार्ट किया। हमने
हमने अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करी। रिलेशंस विद चाइना बिकेम टेंस, और चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस जो है वो खराब होने लगे। जो एक टाइम में बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे वो खराब होने लगे। नेहरू फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर ट्रस्टिंग चाइना टू मच। नेहरू जी ने क्योंकि चाइना पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, चाइना ऐसा मानते थे नेहरू जी कि चाइना जो है वो कभी इंडिया के साथ वॉर कर ही नहीं सकता है, हमारे बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो उसको लेकर के उनके ज्यादा ही उन्हें ओवर ट्रस्ट था चाइना पे। और इसी की वजह से क्या हुआ है, इन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया चाइना पे कि चाइना कभी अटैक नहीं करेगा, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी और नेशन पे, आपको अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बना के रखनी चाहिए, और बॉर्डर एरियाज पे, हर एक एरिया पे, बॉर्डरिंग एरिया पे आपको मिलिट्री रिक्रूट करनी चाहिए, सोल्जर्स रिक्रूट करने चाहिए थे। तो इसको लेके नेहरू जी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या समझा कि इंडिया एंड चाइना के बीच में कैसे फ्रेंडली रिलेशंस स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश हुए थे, और धीरे धीरे वही जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो टेंशंस में कन्वर्ट होते चले गए, कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, और रिजल्ट क्या निकला 1962 का बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग वॉर, जिसमें इंडिया हार गया था। और इसके बाद जब इंडिया हार गया 1962 के वॉर में, तो पाकिस्तान को भी लगा था कि वो भी इंडिया को आसानी से हरा सकता है, इसलिए 1965 में पाकिस्तान ने भी अटैक किया इंडिया पे, बट उसमें इंडिया जीत गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक इन 3 सालों के अंदर अंदर हम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंप्रूव कर चुके थे कि अब हम लोग लड़ सकते थे, अब हम लोग वॉर कर सकते थे, और जीतने की भी हमें क्षमता थी, हम जीत सकते थे, वॉर अच्छे से कर सकते थे। हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ 3 सालों के अंदर अंदर हमने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर ली थी। बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज, बहुत ज्यादा एडवांस वेपन्स जो हैं वो हमने अपने कंट्रीज में रख रखे हैं ऐसी ही वॉर लाइक सिचुएशंस के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। अब एनेक्सेशन का मतलब होता है कॉन्कर करना। जब हम किसी और कंट्री को अपनी टेरिटरी का पार्ट बना रहे हैं, दैट विल बी नोन एज एनेक्सेशन ऑफ दैट कंट्री। तो चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत, तिब्बत जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर जोन का काम किया करता था। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन था 1950 से पहले तक। 1950 में चाइना जो है उसने तिब्बत को अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लिया, तिब्बत को कॉन्कर कर लिया चाइना ने। तब से तिब्बत चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन पहले 1950 से पहले तक तिब्बत जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन था जहां पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता था, और तिब्बत बहुत फ्रेंडली नेशन था। इसके किसी के भी साथ कन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, और तिब्बत की ही वजह से इंडियन और चाइनीज टेरिटरीज जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं थी। बस एक छोटा सा पार्ट जो है चाइनीज और इंडियन टेरिटरी का वो एक दूसरे से कनेक्टेड था जम्मू एंड कश्मीर के साइड में। बाकी जो हमारा बॉर्डर था, जो हमारी बाउंड्रीज थी, वो मेनली तिब्बत से कनेक्टेड थी। लेकिन 1950 के बाद से जब चाइना ने कॉन्कर कर लिया तिब्बत को, उसके बाद से इंडिया की जो टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली चाइनीज टेरिटरीज के साथ कनेक्ट हुई, और इसी के बाद हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह स्टार्ट हुए। चाइना जो है इसने तिब्बत को कॉन्कर किया, उसी के बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो बिगड़ने लगे। जो पहले एक फेमस स्लोगन था 1950s के टाइम पे इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर के, हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। धीरे धीरे ये स्लोगन जो है वो अपनी वैल्यू खोता चला गया, और 1962 में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद जाके 1962 में वॉर हुआ इंडिया एंड चाइना के बीच में, और उसका मेन रीजन भी यही था, तिब्बत एनेक्सेशन। और तिब्बत एनेक्सेशन की ये जो पूरी कहानी है वही हम आज के वीडियो में समझेंगे इन डिटेल। So in 1950 China sent its army into Tibet and China took control of Tibet। 1950 में चाइना ने क्या किया, अपनी आर्मी भेजी तिब्बत में, और तिब्बत जो है उसे पूरा कॉन्कर कर लिया। तिब्बत का जो पूरा एरिया था, जो पूरी टेरिटरी थी, वो चाइनीज टेरिटरी का पार्ट बना लिया चाइना ने। कब? 1950 में। तो 1950 में चाइना ने कॉन्कर कर लिया तिब्बत को, और उसके बाद से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए। तिब्बत जो है वहां पे काफी ज्यादा एक तरह से हमें देखने को मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिले तिब्बत में, और उन प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था? दलाई लामा। दलाई लामा जो है वो सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। वो आजाद होना चाहते थे, तिब्बत जो है उसे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे तिब्बतियंस, और उनके लीडर कौन थे? दलाई लामा। अब जब ये सब जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उन्हें रोकने के लिए चाइनीज आर्मीज जो है उन्होंने जब एक्शन लिया, तो दलाई लामा वहां से यानी कि तिब्बत से भाग करके कहाँ आए? इंडिया।
और इंडिया ने उन्हें शरण दी, असाइलम प्रोवाइड किया। अब एक जो हमारा प्रिंसिपल रहा है पंचशील अग्रीमेंट का, तो पंचशील अग्रीमेंट में क्या लिखा गया है कि हम एक दूसरे के, इंडिया एंड चाइना एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने चाइनीज अफेयर्स जो है उसमें इंटरफेयर किया है। हमने क्या किया, दलाई लामा जो है उन्हें असाइलम प्रोवाइड किया है। चाइनीज आर्मी जो है वो चाहती थी कि इंडिया जो है वो दलाई लामा को चाइना को सौंप दे, जिससे कि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उन्हें सॉल्व किया जाए। अब चाइना क्या चाहता था कि हम ये सारे प्रोटेस्ट अगर रोकना चाहते हैं, चाइना जानता था अगर हमें ये सारे प्रोटेस्ट रोकने हैं तो हमें दलाई लामा, जो इन सभी प्रोटेस्टर्स के जो लीडर हैं दलाई लामा, उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। तो चाइना जो है उसने रिक्वेस्ट करी इंडिया से कि आप दलाई लामा को हमारे हवाले कर दो, लेकिन इंडिया ने नहीं किया ऐसा। हमने असाइलम प्रोवाइड करी दलाई लामा को। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला बनाई गई जहाँ पे दलाई लामा और बाकी सारे जो भी रिफ्यूजीज थे उन्हें शरण दी गई, उन्हें यहाँ पे सेटल किया गया इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। और इसी वजह से चाइना जो है वो नाखुश था इंडिया से, और इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो यहीं से बिगड़ने स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने क्या किया, एक जो प्रिंसिपल है पंचशील अग्रीमेंट का, जो एक प्रिंसिपल था इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज नॉन इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल था, उसे हमने फॉलो नहीं किया। और इसी वजह से चाइना जो है और इंडिया जो है इनके बीच के रिलेशंस जो है वो खराब होने लगे। सो दलाई लामा इशू 1959 में क्या हुआ, दलाई लामा चाइना से भाग करके कहाँ आए, इंडिया, और इंडिया ने उन्हें असाइलम प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड की। इन 1959 दलाई लामा फ्लेड तिब्बत ड्यू टू चाइनीज कंट्रोल। 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर कहाँ आए, इंडिया आए। इंडिया गेव हिम शेल्टर, हमने असाइलम उन्हें प्रोवाइड करी। चाइना गॉट एंग्री एंड रिलेशंस वर्सन फर्दर, और इसी बात को लेकर के चाइना जो है वो इंडिया से नाखुश था, और इसी के बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो बिगड़ने लगे। काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए। अक्साई चीन वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, इन दो टेरिटरीज पे चाइना क्लेम करता है। चाइना का कहना ये है कि जो हमारे लद्दाख रीजन में अक्साई चीन वाला एरिया है और अरुणाचल प्रदेश की जो पूरी टेरिटरी है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसकी पूरी टेरिटरी चाइना क्लेम करता है, लेकिन रियलिटी में वो इंडिया का पार्ट है। तो इस टाइप से बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी अराइज हुए। इम्पैक्ट ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस, अब ये जो पूरा इशू हमें देखने को मिला है दलाई लामा का, ये जो पूरा इशू हमें देखने को मिला, इंडिया ने जैसे शेल्टर प्रोवाइड करी दलाई लामा को, उसके बाद से इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस जो है वो बिगड़ने लगे। इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका हमारे इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस पे, इस इशू का इम्पैक्ट कैसे पड़ा? The annexation of Tibet created mistrust between India and China. Mistrust डेवलप हो गया। अब इंडिया जो है, इंडिया एंड चाइना जो है, उन्होंने पंचशील अग्रीमेंट क्यों साइन किया था? जिससे कि फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रखे जाएं दोनों कंट्रीज के बीच में, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए, एक दूसरे पे हम ट्रस्ट डेवलप करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ हम ट्रेड करते थे। हमने ये डिसाइड किया था हम इंटरनल अफेयर्स में, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने दलाई लामा को शरण दे करके, असाइलम प्रोवाइड करके, वो जो नॉन इंटरफेरेंस वाला प्रिंसिपल था वो तोड़ा, वो ब्रेक किया, और इसी वजह से मिसट्रस्ट डेवलप हो गया इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंक्रीज बॉर्डर टेंशंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी अराइज हुए। चाइना जो है उसने सोचा कि अगर इंडिया फॉलो नहीं कर रहा है पंचशील अग्रीमेंट को तो मैं क्यों फॉलो करूं। तो चाइना जो है उसने भी, जो हम बॉर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं अपने अपनी सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, जो हमने ये जो प्रिंसिपल ऐड किया था कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, तो चाइना जो है उसने भी इस प्रिंसिपल को तोड़ा। चाइना ने क्या किया कि इंडिया अगर फॉलो नहीं कर रहा है अपने प्रिंसिपल्स को, तो हम भी पंचशील अग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम भी इंडिया की टेरिटरी पे क्लेम करेंगे। तो चाइना ने क्या किया, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाला जो हमारा प्रिंसिपल था उसे फॉलो नहीं किया। बॉर्डर डिस्प्यूट्स इसी के बाद से अराइज हुए, बिकेम अ मेजर रीजन फॉर लेटर कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे बढ़ते चले गए। और 1962 में वॉर हुई इंडिया एंड चाइना के बीच में, जिसमें इंडिया जो है वो बहुत बुरी तरह से हारा था। इसके बारे में हमने पढ़ा है पहले ही पिछले टॉपिक्स में। सो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे चाइना ने जब तिब्बत को कॉन्कर किया था उसके बाद से हमारे रिलेशंस बिगड़ने लगे इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो पहले क्या हुआ, तिब्बत को कॉन्कर किया चाइना ने 1950 में। 1959 में दलाई लामा जो है वो चाइना से भाग करके कहाँ आए, इंडिया, और इंडिया ने उन्हें शरण दी, शेल्टर प्रोवाइड किया, असाइलम प्रोवाइड किया। और इसी की वजह से चाइना इंडिया से नाखुश था। क्यों? क्योंकि पंचशील अग्रीमेंट कहीं ना कहीं सबसे पहले इंडिया जो है उसी ने इस प्रिंसिपल को ब्रेक किया था। इंडिया जो है उसी ने अपने प्रॉमिस को नहीं निभाया सही से, और इसी वजह से क्या हुआ है, जो रिलेशंस है इंडिया एंड चाइना के बीच के वो खराब होने लगे, और 1962 का वॉर हमें देखने को
को मिला। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962। अब 1962 में जो इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर हुई उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे। अब इसके जो मेन कॉजेज रहे हैं दैट इज तिब्बत इशू और दलाई लामा का जो असाइलम वाला इशू जो था, ये सब हम पढ़ के आए हैं पिछले ही टॉपिक में। अब इस टॉपिक में हम इसे इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे ये वॉर स्टार्ट हुई और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इन द 1950s इंडिया ट्राई टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद चाइना। तो 1950s में इंडिया जो है वो चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हमने पंचशील अग्रीमेंट भी साइन किया था। और 1950s के ही टाइम पे एक स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, दैट इज हिंदी चीनी भाई भाई। इंडिया प्रमोटेड पीस थ्रू पंचशील अग्रीमेंट। अब पंचशील अग्रीमेंट 1954 में साइन किया गया। इंडिया ने ही ये स्टेप लिया था टू मेंटेन पीस मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और दोनों नेशंस को करीब लाने के लिए, यानी इंडिया और चाइना के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए ये स्टेप लिया था इंडिया ने, दैट इज पंचशील अग्रीमेंट, जो कब साइन किया गया 1954 में। अब इतने ज्यादा फ्रेंडली रिलेशंस होने के बाद ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से 1962 में इतनी बड़ी वॉर हुई? तो 1962 में जो वॉर हुई उसके पीछे के कॉजेस क्या थे? फर्स्ट वन वाज बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, यानी कि तिब्बत जो है जब इसे कॉन्कर करा चाइना ने तो इंडियन एंड चाइनीज टेरिटरीज जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आई। अब इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट नेबर्स बन गए और इसी के बाद से बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए। चाइना जो है वो इंडिया के दो पार्ट्स जो है, दैट इज फर्स्ट वन इज अक्साई चीन वाला एरिया जो लद्दाख रीजन में है, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इन दो टेरिटरीज पे चाइना क्लेम करता है। चाइना का कहना है कि ये दो टेरिटरीज चाइनीज टेरिटरीज के अंडर में आती है, बट इन रियलिटी स्टार्टिंग से ही ये दोनों जो एरियाज हैं वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट रहे हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए। 1962 का जो वॉर हुआ उससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज होने लगे। Then Tibet issue, India and China became direct neighbors. That increased insecurity and tension. तो तिब्बत इशू 1950 में चाइना ने तिब्बत को कॉन्कर किया। तिब्बत एनेक्सेशन हमने पढ़ा है, पिछले टॉपिक में हमने देखा चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत, यानी कि चाइना जो है उसने तिब्बत को अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लिया। तिब्बत को कॉन्कर करा चाइना ने, उसके बाद से ही इंडिया एंड चाइना डायरेक्ट नेबर्स बन गए। अब इंडिया को पता था हमेशा से ही चाइना जो है वो बॉर्डर से बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहा है। चाइनीज आर्मी जो है वो बहुत अग्रेसिव स्टेप्स लेती हैं, वो इंट्रूड कर जाती हैं दूसरे सामने वाले नेबर के टेरिटरीज में इंट्रूड कर जाती हैं चाइनीज आर्मीज। तो ये सब हमें पहले से ही पता था, तो इसीलिए थोड़ी टेंशन्स बनने लगी, थोड़ा सा एक तरह से डर बनने लगा कि कहीं ऐसा ना हो इंडिया एंड चाइना के बीच में ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो इसके बाद टेंशन्स और ज्यादा बढ़ने लगे। तो तिब्बत इशू एक मेन रीजन रहा है। देन दलाई लामा's asylum, तिब्बत इशू। अब जब तिब्बत जो है इसे एनेक्स कर लिया चाइना ने, उसके बाद तिब्बत जो है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था तो तिब्बतियंस ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और इन प्रोटेस्ट्स को लीड कौन कर रहा था? दलाई लामा। तो दलाई लामा को अरेस्ट करने के लिए चाइनीज आर्मीज भेजी गई थी और इसके बाद क्या हुआ, दलाई लामा जो है वो बचने के लिए इंडिया आए और इंडिया ने उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया, दैट इज असाइलम प्रोवाइड किया दलाई लामा को। और इसी की वजह से क्या हुआ, चाइना जो है वो इंडिया से थोड़ा नाखुश हो गया और इंडिया एंड चाइना के बीच के रिलेशंस जो है वो और ज्यादा बेकार होने लगे। चाइना कंसीडर्ड दिस इंटरफेरेंस। जो हमने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था उसमें एक प्रिंसिपल क्या था कि हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इंडिया ने क्या किया, चाइनीज इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया दलाई लामा को असाइलम प्रोवाइड करके, और इसी की वजह से जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ने लगे। हालांकि हमारी ये सोवरेंटी का सवाल था, हमें किसे शरण देनी है, किसे शेल्टर प्रोवाइड करनी है, किसे शेल्टर प्रोवाइड नहीं करनी, ये डिसीजन लेना किसका काम था, इंडिया का। इंडिया जो है अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, तो यहाँ पे हमारी सोवरेंटी की भी बात थी। हमने अपने हिसाब से हमने डिसीजन लिया, हमें दलाई लामा को शरण देनी थी, हमें उनकी हेल्प करनी थी, तो हमने असाइलम प्रोवाइड किया किसे, दलाई लामा को। लेकिन चाइना जो है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि हमने उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया है। इसके अकॉर्डिंग हमने पंचशील अग्रीमेंट के एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, एक प्रिंसिपल हमने तोड़ा है,
और इसी वजह से इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस जो हैं वो वर्सन अप होने लगे और यही मेन रीजन था जिसकी वजह से 1962 में वॉर हुई। द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962। इन अक्टूबर 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया। अक्टूबर 1962 में चाइनीज आर्मी जो है वो इंडिया में इंट्रूड कर गई। इंडिया जो है, इंडियन टेरिटरीज जो है, बाउंड्रीज है, उनमें अंदर घुसती चली गई चाइनीज आर्मीज, यानी कि एक सडन अटैक हुआ चाइना की तरफ से इंडिया पे एंड इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि इंडिया ने सोचा था कि चाइना के साथ हमारे इतने फ्रेंडली रिलेशंस है कि हमारी कभी डायरेक्ट वॉर होगी ही नहीं चाइना के साथ। तो चाइनीज टेरिटरीज की साइड पे वहां बाउंड्रीज में, नॉर्दर्न बाउंड्रीज में इंडिया के कोई भी हम कह सकते हैं ऐसे कोई आर्मी मेंटेन नहीं की गई थी, सोल्जर्स रिक्रूट नहीं किए गए थे ज्यादातर। और इसी की वजह से क्या हुआ, चाइनीज आर्मी जो है उन्हें एक बेनिफिट मिल गया। हमने सोल्जर्स अपने वहां पे रिक्रूट नहीं कर रखे हैं तो उन्हें आसानी हुई इंट्रूड करने में। चाइनीज आर्मी जो है वो इंडिया में इंट्रूड करती चली गई और इसी वजह से इंडिया जो है उसकी हार हुई कहाँ पे, 1962 के वॉर में। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे। क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरू। नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि नेहरू जी जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने क्या किया, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था इन्होंने चाइना पे। जो नेहरू जी हैं उनका क्या कहना था कि चाइना जो है इसके साथ हमारे इतने फ्रेंडली रिलेशंस हैं कि कभी भी हमारी वॉर हो ही नहीं सकती चाइना के साथ। तो उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है चाइना पे, इसी की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपके इस ट्रस्ट की ही वजह से क्या हुआ है, वॉर में इंडिया हार गया है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस। अब क्योंकि हमारी इतनी बहुत बुरी तरह से हार हुई थी इस वॉर में, इसी की वजह से अब हमारे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया गया। जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, डिफरेंट वेपन्स जो है वो मंगवाने स्टार्ट किए। डिफरेंट वेपन्स, डिफरेंट बॉम्ब्स, डिफरेंट टैंक्स वगैरह जो है, जेट्स जो है, ये सब हमने मंगवाने स्टार्ट किए अपनी कंट्री में। हमने मंगवाए ये सारे जो वेपन्स वगैरह हैं। ये हमने एक तरह से क्या किया, अपना जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने पर हमने फोकस किया। 1962 के बाद 3 साल बाद ही 1965 में जो पाकिस्तान है उसके साथ भी हमारी वॉर हुई थी। पाकिस्तानीज को लगा होगा कि हाँ चाइना के साथ हम हार चुके हैं वॉर में तो वो भी इजीली हमें हरा सकते हैं, बट 3 साल के अंदर अंदर हमने अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया था, मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारी इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि हमने 1965 में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान जो है उसे हमने हरा दिया 1965 के वॉर में। हालांकि जितनी भी वॉर हुई है हमारी पाकिस्तान के साथ, उसमें डिफीट किसकी हुई है, पाकिस्तान की ही हुई है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था हमारा 1962 के वॉर के बाद से। देन चेंज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस आए। इंडिया जो है उसने एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलायंस, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमने अपने रिलेशंस सुधारने की कोशिश करी। हमने वेपन्स जो है वो मंगवाने स्टार्ट किए अपने देश में। हमने एक तरह से अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। वेपन्स वगैरह हमें मंगवाने थे, इस वजह से हमें इंपोर्ट करवाने थे ये वेपन्स वगैरह, इस वजह से हमने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस सुधारे। कब, 1962 के वॉर के बाद से। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि कैसे चाइनीज इन्वेजन हुआ 1962 में जो वॉर हुई, उसके मेन कॉजेस क्या थे। सबसे मेन कॉज था दलाई लामा का असाइलम, जो दलाई लामा को शेल्टर प्रोवाइड करी थी इंडिया ने। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पंचशील एग्रीमेंट का एक प्रिंसिपल तोड़ा और इसी के बाद से कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। देन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तिब्बत इशू, ये भी मेजर रीजन रहे हैं हमारे 1962 के वॉर के पीछे के। तो 1962 में जो वॉर हुई उसमें इंडिया हार गया चाइना से। उसका इम्पैक्ट क्या निकला इंडिया पे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आउटकम्स क्या थे, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।